कल जो है वो हमने जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है उसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज जो है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको हमने स्टडी करना है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसका थोड़ा सा पहले भी आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। कि अगर एंट्रोपी जो किसी सॉलिड की है या किसी और मैटर की है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो अचीव हो जाता है, जो कि अभी तक इम्पॉसिबल है। क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो को अचीव करने के लिए एक रिजर्वायर जो टेम्परेचर का है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और वो जो एक रिजर्वायर टेम्परेचर का ख़त्म करना है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर सॉलिड, किसी प्योर सॉलिड की जो एंट्रोपी है आर लिक्विड एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज ज़ीरो। जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है उस ज़ीरो टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो ये फैक्ट जो था ये पहली दफ़ा नोट किया था नर्नस ने। दिस फैक्ट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेड बाय नर्नेस्ट। तो इसीलिए इसको नर्नेस्ट हीट थ्योरम का नाम भी देते हैं, ठीक है। सो इट इज आल्सो नोन एज नर्नेस्ट हीट थ्योरम। तो इसीलिए हम इसको जो है वो नर्नेस्ट हीट थ्योरम का नाम भी, क्योंकि ये पहली दफ़ा जो है इसको ऑब्जर्व किया था किसने, नर्नेस्ट ने। यानी कि एंट्रोपी किसी भी सॉलिड या लिक्विड की एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर, ज़ीरो यानी कि नो एंट्रोपी, तो इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज known as third law of thermodynamics। तो अब एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि इसका मतलब है कि एंट्रोपी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। इट डज मीन दैट, ठीक है। इस स्टेटमेंट से तो ये लगता है, क्योंकि एंट्रोपी को ज़ीरो करने के लिए आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो की ज़रूरत है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो अभी तक हमें अचीव नहीं हुआ। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो अचीव होगा, और एब्सोल्यूट ज़ीरो अचीव कब होगा, जब ऐसा हीट इंजन बन जाए जिसको दूसरा टेम्परेचर रिजर्वायर रिक्वायर्ड ना हो, जो कि अभी तक इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो दिस इज क्या है, ये फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या, दैट इज द एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन है
ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की। यहां पर भी बात वही हो रही है कि आप हीट इंजन जो है वो परफेक्टली ऐसा नहीं बना सकते जो कि कंप्लीटली वर्क एनर्जी को वर्क डन के अंदर कन्वर्ट कर दे या हीट को वर्क डन के अंदर कन्वर्ट कर दे, क्योंकि इंट्रॉपी के अंदर तो चेंज आनी ही आनी है। चाहे आप वो इंट्रॉपी के अंदर चेंज किस तरह की हो सकती है, या वो चेंज इस तरह की हो सकती है कि इंट्रॉपी इंक्रीज हो रही हो, या वो चेंज इस तरह की हो सकती है कि इंट्रॉपी डिक्रीज हो रही हो, लेकिन चेंज इंट्रॉपी आनी है। ये चीज जो है ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप T0 डिग्री केल्विन अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब यह है कि यू कांट अचीव 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बिकॉज एंट्रोपी कैन नेवर बी 0, क्योंकि एंट्रोपी के अंदर चेंज है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो इसका ये मतलब है। अच्छा, तो अब जरा देखें कि इसको प्रूव करके देख लीजिए, तो इसकी स्टेटमेंट होगी कि हम इसको किस तरह इसका प्रूफ जो है वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं, उनके मुताबिक आपको पता है कि डी क्यू जो है वो डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है, और डी क्यू की जगह पर हम रख सकते हैं टी डी एस डी यू प्लस पी डी वी, कि डी क्यू जो है वो टी डी एस के बराबर है और डी डब्ल्यू जो है वो पी डी वी के बराबर है। यू कैन राइट दिस। ठीक है, और हमने एक पढ़ा है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। यू इंटरनल एनर्जी या टी टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लूं तो डी यू माइनस डी इंटू टी एस, तो डी एफ क्या आ जाएगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब इसके अंदर यहां पर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं टी डी एस की, तो डी एफ डी यू माइनस, अब टी डी एस कितना है, डी यू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो यहां से ये डी यू से कट गया, तो डी एफ मेरे पास माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी ये आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको जो ये वाली इक्वेशन है इसको कह लें कि ये 1 है, और इस वाली इक्वेशन को कह लें कि ये 2 है, और इस वाली इक्वेशन को कह लें कि ये 3 है। ठीक हो गया जी। अब आप F जो है हेल्महोल्ट्ज, इसको फंक्शन ले V और T का, इसका डेरिवेटिव लूं तो डी एफ करली एफ ओवर करली वी टी डी वी प्लस करली एफ ओवर करली टी डी टी। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन 4 जो है
इसका कंपैरिजन किया जाए इक्वेशन 3 के साथ, कंपेयर 3 एंड 4, 3 एंड 4 दोनों ही डीएफ हैं, तो P की वैल्यू माइनस पी इज इक्वल टू करली एफ ओवर करली वी टी के बराबर आ जाएगा, और S की वैल्यू माइनस एस की वैल्यू आपके पास करली एफ ओवर करली टी के बराबर आ जाएगी। ये ठीक है, ये क्या किया वो टर्म का उसके साथ कंपैरिजन जो है वो कर दिया। तो एक वैल्यू हमारे पास एस की आ गई, एस की क्या आ गई करली एफ ओवर करली टी, पी की आ गई करली एफ ओवर करली वी। ठीक है जी, तो अब ये जो वैल्यू ऑफ एस है इसको अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ एस इन 2 के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दें, तो एफ यू प्लस टी करली एफ ओवर करली टी इंटू वी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आ जाएगी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। एफ इज इक्वल टू यू प्लस टी कर लिया, एनर्जी की फॉर्म में ये सारी इक्वेशन है। अब अगर हम ये कहें कि टी अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जो एफ और जो यू फंक्शन है ये किसके बराबर आ जाएंगे, यानी कि अगर हम लिमिट ले लें, ठीक है, प्लांक ने ये लिमिट ली थी, इफ लिमिट टी गोज टू 0, अगर लिमिट टी जो है वो 0 के बराबर ले लेते हैं, तो लिमिट टी गोज टू 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी गोज टू 0, ठीक है, और u ऑफ टी प्लस टी लिमिट टी गोज टू 0 करली एफ ओवर करली टी इंटू वी। इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैंने जो है वो टी 0 के ऊपर जो है वो लिमिट ले लिया। तो अब यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लें करली एफ ओवर करली टी वी की, यानी कि इसको इधर ले जाओ, ठीक है, तो एफ माइनस यू ओवर टी को नीचे ले आओ, तो करली एफ ओवर करली टी इंटू वी के बराबर आ जाए। हो सकता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि जो यही वाली इक्वेशन है इसके अंदर अगर मैं ये लिमिट लूं कि लिमिट टी गोज टू 0, ठीक है,
और करली एफ ओवर करली टी इंटू वी इज इक्वल टू लिमिट टी गोज टू 0 एफ माइनस यू ओवर टी। अब यहां पर हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि लिमिट टी गोज टू 0 u ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी गोज टू 0 एफ ऑफ टी। ये दोनों एनर्जीज हैं एट टी गोज टू 0 पे। तो इसका मतलब है कि लिमिट टी गोज टू 0 करली एफ ओवर करली टी वी इज इक्वल टू लिमिट टी गोज टू 0 u माइनस यू ओवर टी दैट इज इक्वल टू 0। तो करली एफ ओवर करली टी आपने पीछे जब कंपेयर किया था तो किसके बराबर था? लिमिट टी गोज टू 0 माइनस एस दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है लिमिट टी गोज टू 0 s is equal to 0, so s is equal to 0। ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गई, इसका प्रूफ है। तो अगर वो पूछे कि व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आप बताएंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और उसके अंदर जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है उसको यूज करते हुए और फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एस जो है वो 0 के बराबर निकल रहा है। कब? जब टी गोज टू 0 है। किस वक्त? जब टी गोज टू 0 है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो 0 हो जाती है। ठीक है, यानी कि उस टेम्परेचर के ऊपर जो आपके पार्टिकल्स हैं, जब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है तो एक्चुअली होता क्या है कि पार्टिकल्स का एक क्लस्टर बन जाता है जिसको हम कहते हैं बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं, ज़ाहिर पता टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो फ्रीज हो रहे हैं। जितना टेम्परेचर कम होगा फ्रीजिंग की तरफ जाएगा। जब फ्रीजिंग होता है, जब चीज़ें फ्रीज होती हैं तो वो क्या होती हैं, वो सुकड़ती हैं, एक दूसरे के करीब करीब आ जाती हैं। तो पार्टिकल जो हैं वो भी सुकड़ेंगे, एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। जितने पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे उनकी एंट्रोपी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जितने क्या उसका मतलब यह है कि वो एक ही स्टेट में आना शुरू हो जाएगी। एंट्रोपी बढ़ने का तो मतलब है ना कि रैंडमनेस जनरेट हो रही हो। तो जब वो एक ही स्टेट में आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वो कम हो रही है। ठीक है, तो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कहते हैं एंट्रोपी को आप 0 कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो है उसको अचीव कर। ठीक है जी, अब ये जो हमारा थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन था ये तकरीबन मैंने सारा जो है वो पढ़ा दिया। ठीक है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 0 ये सारे हमने लॉ जो है वो स्टडी करके देख लिए। अब जो लास्ट चैप्टर है इसका आपके कोर्स का थर्मोडायनामिक्स का, वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स अभी आगे आप पढ़ेंगे जाके पूरा डिटेल के साथ। मेरा हाल शायद 7th सेमेस्टर के अंदर या 6th या 7th में 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो इस जो थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एक्चुअली थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुछ इसका पोर्शन जो है वो थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का भी है। तो अब मैं लास्ट चैप्टर जो है इसका ये शुरू करने लगा हूँ इस कोर्स का। इसके बाद आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा।
थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो तकरीबन हमने सारी पढ़ ली हैं। यू कैन चेक आउट द कोर्स आउटलाइन, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, और अगर कोई रह गया तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि ये टॉपिक रह गया। मेरा ख्याल है कि उस थर्मो के अंदर हमने सारी चीज़ें जो हैं वो उनको रीड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब जो ये इस बुक का चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और ये वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है कि जो सारी की सारी रिलेटेड है किसके साथ, थर्मोडायनामिक्स के साथ, ठीक है। इसको हमने जो है वो स्टडी करना है, जो सारी की सारी थर्मोडायनामिक्स के साथ जो है वो रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहले तो जो चीज इसके अंदर समझने वाली है वो ये है कि व्हाट आर स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप यूज़ करते हैं। अब मुख्तलिफ वैसे तो यूज़ होती हैं, फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन, बोज-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी हैं जो इस्तेमाल होती हैं, ये सारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर है। अब यहाँ तो हम इनको इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा सिर्फ काम जो है वो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है मॉलिक्यूल्स की गैस के अंदर, आइडियल गैस के अंदर, हम वो जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है गैस के मॉलिक्यूल्स की, एक्चुअली वो सिर्फ यहाँ पर स्टडी करना चाहेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं उसको फॉलो करती हैं। तो हम उसका एक तो उसकी वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को ड्राइव करेंगे, दूसरा हम उसकी एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, और साथ में जो इंटरनल एनर्जी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डज मीन बाय स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, इनसे क्या मुराद है। तो सपोज करें कि अगर एक हाईवे इंजीनियर है और उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स के बारे में, मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल्स जो हैं, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड के ऊपर मूव करती हैं। अब जाहिर बात है वो जो हाईवे इंजीनियर है उसको एक रोड बनाने के प्रोजेक्ट दिया गया, उसको कह रही कि तुमने रोड बनानी है। अब जाहिर बात है कि वो हाईवे इंजीनियर जो है उसके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस रोड के ऊपर से किस किस्म की गाड़ियां गुजरेंगी। अब उसमें मास भी होगा, स्पीड भी होगी, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि अब कौन कौन सी गाड़ियां किस किस स्पीड के साथ उसके ऊपर पे से गुजरे। मिसाल के तौर पर जीटी रोड ही है, काम ले रहे हैं जी, एक सेक्शन तमीर करना है एक इंजीनियर। अब वो इंजीनियर कहेगा जी कि इसके ऊपर से गाड़ियां ऐसी भी गुजरती हैं जो 100 से ज़्यादा स्पीड पे जाती हैं। एक वो मरियल से ट्रक होते हैं जो असल लेन में चल रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने दूसरी लेन में चलना होता है, ठीक है, वो आप 25, 40 या 60 की स्पीड से चल रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब जीटी रोड के ऊपर अगर आप देखें तो 2 लेनें बनी हुई हैं, एक राइट के ऊपर लेन होती है, एक लेफ्ट के ऊपर लेन होती है। लेफ्ट वाली लेन जो होती है वो हैवी एचटीवी के लिए होती है, हैवी जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके लिए, और जो राइट वाली लेन होती है वो फास्ट ऑटोमोबाइल्स के लिए होती है। यानी कि वो जो राइट वाली होती है उसके ऊपर 100 के साथ गाड़ियां जो हैं वो मूव कर रही होती हैं, और लेफ्ट के ऊपर 70 या 60 की रेंज होती है। तो अब जब इंजीनियर ने सेक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको क्या चाहिए, उसे पूरा डेटा चाहिए गाड़ियों का। उसको ये पता होना चाहिए कि इस सड़क के ऊपर से किस किस किस्म की गाड़ियां गुजरेंगी किस किस स्पीड के साथ, ठीक है। उसने मटीरियल लगाना है,
वो उसके मुताबिक जो है वो मटेरियल लगाएगा। अब वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशंस बनाएगा। अब वो कहेगा जी कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो 100 की स्पीड से गुजरेंगी, वो उनकी अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा। कुछ की बनाएगा 80 की स्पीड से गुजरेंगी, कुछ की बनाएगा 50 की स्पीड से गुजरेंगी, कुछ की बनाएगा 40 की स्पीड से गुजरेंगी। इस तरह मुख्तलिफ रेंजेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बना देगा। वो कहेगा मैं इसके मुताबिक जो है ना वो इस रोड को क्या करूंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा। ठीक है, तो अब जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम एक टेबल बनाएं, 12 से 5 ऑटोमोबाइल्स हैं हमारे पास, कितने, 1205 गाड़ियां ऑटोमोबाइल्स हैं। ये रोड के ऊपर जो है वो मूव कर रही हैं किसी सेक्शन ऑफ रोड के ऊपर। तो इसके लिए जो स्पीड्स हैं उनका अगर हम टेबल बनाएं तो उस टेबल के अंदर जो हमारे पास स्पीड इंटरवल्स हैं, ठीक है, ये जो सीरियल नंबर हो गया, स्पीड इंटरवल, स्पीड के जो इंटरवल हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, एक और भी आ गया है कॉलम उसमें 30 से 35 है, वो रहने देते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है एन वी ऑफ आई, और इधर एक और खाना बना दें आई, 23, 41, 54, 95, 123 और 142, इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13, और स्पीड इंटरवल फिर यहां पर फिर 35 से 40, 45 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। यहाँ पर अब 186, 170, 172, 050, 015, 007। ठीक है, ये एक डेटा है जो 5 माइल्स पर आवर, ये जो स्पीड इंटरवल है ना, ये किस में है, ये माइल्स पर आवर में है। 5 का डिफरेंस है इंटरवल्स के अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर 23, 41, 54, 95, 123, 142, 177 ये दिया हुआ है, आपको गाड़ियों की मिकदार दी हुई है। ठीक है, फिर आगे हैं 30, 35 से 40, 146, 86 गाड़ियां जा रही हैं, 45 से 50 में 172 जा रही हैं, 50 जा रही हैं, 15 जा रही हैं। ये डिफरेंट कार्स हैं जिनके ये इंटरवल गाड़ियों के डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स के दिए हुए हैं, और लेकिन उनके दरमियान में जो डिफरेंस है कितना है स्पीड का, 5 माइल्स पर आवर का, 5 माइल्स पर आवर का जो है वो डिस्टर्ब। तो ये क्या है, ये बाइंस इनको कहते हैं। द डेटा इज स्टोर्ड
in binds of width 5 miles per hour। अब हाइट जो है हर बाइन की, ठीक है, मतलब वो जो बाइन हिस्टोग्राम जिसको कहते हैं, या आप क्या करेंगे, आप हिस्टोग्राम ग्राफ बना लेंगे, उसमें जो हाइट होगी हर हिस्टोग्राम की, हर बाइन की, वो एक्चुअली क्या पर रिप्रेजेंट करेगी, वो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स को रिप्रेजेंट करेगी, कितनी गाड़ियां, ठीक है। तो द हाइट ऑफ ईच बाइन shows the number of automobiles which speeds in range 5 miles per hour। ठीक है, तो अब वो ग्राफ के जो प्लाट किया जाए स्पीड और नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स पर 5 माइल्स पर आवर के दरमियान, उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। वो जो हिस्टोग्राम है वो मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल्स की क्या करेगा, रेंजेस को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो अ ग्राफ is plotted between speed and number of automobiles per 5 miles per hour range। This graph is known as histogram। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है इसको आप क्या नाम देते हैं, हिस्टोग्राम का। या आपने सुना हुआ है लफ्ज़ जो है हिस्टोग्राम, पहले भी, वो डब्बे से बने होते हैं, उनमें मुख्तलिफ डब्बे जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ हाइट्स जो हैं वो होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है वो बनाता हूँ हिस्टोग्राम को। ठीक है, वो जो ग्राफ है जो आपने प्लॉट किया, मतलब उसके अंदर ये वाला डेटा आपने यूज़ किया। अब हर रेंज है 5 माइल्स पर आवर की रेंज है, उस 5 माइल्स पर आवर की रेंज के अंदर कितनी कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके हिसाब से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनेगी। तो ये ग्राफ हम बनाने लगे हैं। इस तरफ नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं जिनका इंटरवल है, इस तरफ स्पीड है माइल्स पर आवर, और इस तरफ है नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स पर 5 माइल्स पर आवर इंटरवल। ठीक है, इस तरफ स्पीड है और इस तरफ नंबर है ऑटोमोबाइल्स का, जिनके इंटरवल कितना है स्पीड का, 5 माइल्स पर आवर। अब आप देखें कि एक यहाँ पे लिमिट है 100 की, एक इधर है 200। अब ये ग्राफ आएंगे इस तरह, आपके पास
ये इस तरह का ग्राफ जो है वो बन जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता जाता ये और कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो चीज़ है, ये डब्बा, इसको क्या कहते हैं, बानी। ठीक है, ये एक रेंज है। ठीक है, तो अब ये जो हिस्टोग्राम है इसके हमारे पास फीचर्स क्या हैं। ठीक है, इस हिस्टोग्राम के हमारे पास जो फीचर्स हैं, दिस हिस्टोग्राम ग्राफ has the following features, यानी कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं इनके। अब यहां पर जो ये वाला है ये मीन स्पीड है और ये वाला जो सबसे टॉप के ऊपर है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा चांस है कि इस स्पीड से सबसे ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी। जो सबसे टॉप वाला है वो उसका सबसे ज्यादा चांस है कि इस रेंज के अंदर ज्यादा गाड़ियां जो है वो सड़क से गुजरेंगी और जो उससे निचले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल का ये होता है। अब इसका जो पहला फीचर है, आप देखिए कि ये सारी रेक्टेंगल्स बन रही हैं। ठीक है, फर्स्ट फीचर यह है कि ईच रेक्टेंगल एरिया हैज ए विड्थ, उसकी विड्थ है इक्वल टू द साइज equal to the size of sorting interval. Is called bin. ठीक है, ये एक ये रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल क्या कहलाती है, बिन। इसको बिन कहते हैं। ईच रेक्टेंगल एरिया हैज ए विड्थ इक्वल टू द सॉर्टिंग इंटरवल। अब सॉर्टिंग इंटरवल की आपने जो विड्थ लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई है, 0 to 5 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो हर रेक्टेंगल जो है वो जो सॉर्टिंग इंटरवल की विड्थ है वो उसके बराबर है और उस रेक्टेंगल को आप क्या नाम देते हैं, उस रेक्टेंगल को आप बिन का नाम जो है वो देते हैं। अब सेकंड इसका, द हाइट ऑफ ईच बिन, हाइट जो है हर बिन की इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस in that bin. So in number of observation in that interval. अब जारी बात इसकी हाइट है हर बिन की, तो हर बिन की जो हाइट है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा स्पीड है। सबसे ज्यादा हाइट वाली के अंदर सबसे ज्यादा वो गाड़ी है जिनकी सबसे ज्यादा स्पीड है और वो सबसे ज्यादा उस सड़क से गुजर रही है। ठीक है, इसका ये अब दो और इसके फीचर रहते हैं, वो रहेगा, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन भी रहती है, फिर इसे हम एवरेज और मीन वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो अब तो टाइम ओवर हो रहा है तो मैं उसको एंड करता हूँ यहाँ पर लेक्चर को। ठीक है।